अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान हुकूमत 15 दिन की मेहमान है। अहम ऐलान और बड़ा ऐलान सामने आ गया और ये ऐलान सामने आया है जनाब मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले अपोजिशन रहनुमाओं के अहम इजलास के बाद। यानी ये जो इजलास हुआ लाहौर में, जो आज कल होने वाले मुसलसल इजलासों की कड़ी है, उसके अंदर जो तीनों अपोजिशन लीडर थे यानी शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इन तीनों में एक बात पर इत्तफाक राय हो गया है कि अब तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या सीएम पंजाब के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त इमरान खान साहब के खिलाफ ही पेश की जाएगी। और इस इजलास के अंदर एक जानिब तो इस बात का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया कि तहरीक अदम एतमाद आनी है और वो अगले 2 हफ्तों के दौरान आनी है, और 2 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब अपोजिशन के मुताबिक वो माजी का हिस्सा बन जाएंगे। और इसके साथ साथ इस इजलास के अंदर उन 24 अरकान के नाम भी शेयर किए गए जो अपोजिशन के साथ राब्तों में हैं, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दावा किया गया है, उन्होंने जो फहरिस्त पेश की है इस इजलास में, नून लीग का ये कहना है कि 16 अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि 6 अरकान असम्बली का पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत तय हो चुकी है, जबकि JUI के मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से 2 अरकान का तोहफ़ा पेश किया गया है PDM को कि जनाब ये 2 अरकान हैं, मेरी तरफ से इनका तोहफ़ा कबूल करें। इस इजलास में जो आज हुआ है मॉडल टाउन में, इस इजलास की भी मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई, इस इजलास के बाद मीडिया टॉक नहीं की गई, लिहाजा जो गुफ्तगू हुई है वो अंदर तीनों ही शख्सियात के दरमियान हुई है, जो बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। अलबत्ता वफूद के साथ जो मुलाकात हुई है वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है, जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस वाली मुलाकात के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों ही बहुत ज़्यादा चहकते रहे, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब को पुकारते रहे और कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इस किस्म से वो बोलते रहे। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जब भी इस वज़ीर आज़म यानी आइंदा सेटअप के हवाले से बात की तो वो हमारे वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी कह के कोट करते रहे, यानी एक दूसरे को वज़ीर आज़म के ओहदे के नाम लेके मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद छेड़ने की कोशिश किया, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर 3-4 महीने के लिए भी अपोजिशन की तरफ से कोई उम्मीदवार बन जाता है वज़ीर आज़म का, तो उसके लिए ये वाला जो ओहदा है हकीकी मानों में वो कांटों की सेज साबित होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से दो चार है उससे निकलने के लिए एक दिन भी वज़ीर आज़म की कुर्सी कोई आसान टास्क नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म की मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं उन मुश्किलात से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक और तजवीज़ पेश की गई कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है ये तय हो गई कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पेश की जाएगी। अगला मरला ये है कि वो कब पेश की जाएगी, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की ये बात जैसे ही ख़त्म होती है तो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से इस पर जवाब आता है कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को इस्लामाबाद में अपोजिशन के मुश्तरका जलसे में इस तहरीक को पेश करने का ऐलान किया जाएगा, और सेम डे जब ये इजलास हो ये जलसा ख़त्म होगा उसी वक्त अपोजिशन क़यादत जाके असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर वो दरख्वास्त को जमा करा दी। तो इस पर मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अपोजिशन क़यादत थी उनसे पूछा कि जनाब ये 8 मार्च का लॉजिक क्या है, तो बिलावल साहब की तरफ से ये जवाब आया कि जनाब उस वक़्त सारे लोग सड़कों पर होंगे, हम लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके होंगे, लिहाजा एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो गुज़िश्ता 8-10 दिन के अंदर वो हुकूमत पर डेवलप हो चुका होगा, लिहाजा उस प्रेशर के अंदर अगर हम फाइनल मूव की तरफ जाएंगे तो उसका हमें पॉलिटिकल एज मिलेगा। इस तजवीज़ के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका, अलबत्ता इस बात का फ़ैसला किया गया कि अपोजिशन क़यादत का जो अगला इजलास है वो इस्लामाबाद में होगा, और उसमें हतमी तौर पर इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तारीख़ कौन सी होगी। अलबत्ता अब से लेकर ऑनवर्ड यानी अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से अहम हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ को टारगेट कर लिया गया है, क्योंकि मॉडल टाउन में इजलास ख़त्म होने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने गए वो चौधरी बरदरान से मुलाकात के लिए, और इसमें भी यकीनी तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्हीं की इत्तेहादी जमातों से ताउन हासिल करने की एक कोशिश है। जबकि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह भी हैं, वो जा रहे हैं बिलावल हाउस, और वहाँ पर आसिफ अली जरदारी
चौधरी से भी उनकी मुलाकात है और उसके बाद उनका एक डिनर भी है। और यानी ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हैं। अलबत्ता अपोजिशन की तरफ से ये बात कही गई है कि हमें इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, हमारे नंबर्स पूरे हैं। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि अगर हम नंबर्स की तरफ जाएंगे तो हमें हुकूमती जो हलके हैं उनकी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि हमने पैसे दे के अरकान असम्बली को तोड़ा है या और किस्म की तरगीबात दे के तोड़ा है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम हुकूमती इत्तेहादियों को इस बात पर कायल करें कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सामने आके खड़े हों, तो इससे हमें इखलाकी बरतरी भी मिलेगी और हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी डेवलप होगा और उनको सियासी शहीद बनने का मौका नहीं मिलेगा। और इस वक्त जो अगर देखा जाए तो अपोजिशन की तरफ से ये मौक़िफ़ कुछ इतना ज़्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस मामले में आ गए हैं मैदान में। ना सिर्फ इस मामले में आए हैं मैदान में, बल्कि उन्होंने ख़ुद एक हुकूमती इत्तेहादी को झूठा करार दे दिया। ना सिर्फ झूठा करार दिया बल्कि अपोजिशन के हुकूमती अरकान असम्बली के साथ राब्तों की और उनके साथ मुलाकातों की और उनके साथ मामला तय होने की भी तस्दीक कर दी और इस बात का भी इंकशाफ कर दिया कि पीटीआई के 3 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो यानी फवाद चौधरी या हुकूमत ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। इनमें से एक मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और एक अक़लियती रुकन है और एक खातून रुकन शामिल हैं। ये उनका कहना यह है फवाद चौधरी साहब का कि ये 3 अरकान असम्बली इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उनका ये कहना है कि इन तीनों अरकान असम्बली को अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद में हमायत करने के एवज़ पैसों की पेशकश की गई है। यानी वो खदशा जिसका अपोजिशन इजलास के अंदर जिक्र किया गया, फवाद चौधरी साहब ने आज बिल्कुल वैसे ही बात करके उनके उन खदशात की भी तस्दीक कर दी। यानी अगर अरकान असम्बली उनका साथ देंगे तो फिर पैसे लेने का, सियासत को आलूदा करने का इल्ज़ाम आएगा। और इस मामले में अपोजिशन की तरफ से जो मौक़िफ़ है कि इत्तेहादियों को तोड़ा जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। आपको याद है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अहम हुकूमती इत्तेहादी MQM की तरफ से एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और इमरान खान की ही काबीना के रुकन जो MQM के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने उस ख़त पे ये जो पीका कानून के अंदर जो तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनकी तरफ से ये कहना था कि हम इस कानून में होने वाली ऐसी तब्दीलियों को नहीं मानते क्योंकि ये तमाम तब्दीलियाँ जो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस कानून में की गई हैं वो एक जानिब बुनियादी इंसानी हकूक़, शहरी आज़ादी, शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं और दूसरा कि इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लिया गया। इस मामले पर भी फवाद चौधरी साहब को शदीद तरीन गुस्सा आया और वो अपने ही काबीना के रुकन पर चढ़ दौड़े और उन्होंने उनको झूठा करार दे दिया और ये कहा कि मैं हैरान हूं कि अमीनुल हक साहब की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ सामने कैसे आ सकता है, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री के साथ ना सिर्फ राब्ते में हम रहे थे बल्कि इस कानून के अंदर जो जो तब्दीलियां की गई हैं ये तमाम तब्दीलियां उनकी वजारत और ख़ुद उनकी मंजूरी के साथ ही की गई हैं। अब अगर वो उन्होंने इसकी खुद मंजूरी दी है और मंजूरी के बाद इस पर वो एतराज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आवाम के सामने आकर झूठ बोल रहे हैं। यानी फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो बात कही गई उसका बुनियादी तौर पर इशारा इसी सिमत में है कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो पीटीआई की सफ़ों में भी हमें सब कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक जानिब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ राब्ते में है, दूसरी जानिब खुद उन्हीं की जमात के जो सिंध के सदर हैं राजा अज़हर साहब, उनकी तरफ से भी एक ख़त सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और उन्होंने चंद रोज़ पहले उनकी एक जो वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो दिल से आज भी MQM के साथ हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये पीटीआई के साथ आप पीटीआई के रुकने असम्बली हैं और पीटीआई एक जमात है, तो आमिर लियाकत का इस सवाल के जवाब में कहना था ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, पीटीआई बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो आमिर लियाकत साहब की तरफ से इस बात का कोई जवाब सामने नहीं आता। अलबत्ता वो अपनी इस वीडियो में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ नज़र आते हैं जो उनके बाजू में बाजू डाल के खड़ी होती हैं उनके साथ, तो जवाब सामने नहीं आता, इसकी कोई तरदीद या वजाहत सामने नहीं आती या माजरत सामने नहीं आती, तो उसके नतीजे में ख़त सामने आ जाता है
خود پی ٹی آئی کی کہ سندھ چیپٹر کی طرف سے کہ جناب اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن موجودہ حالات میں جب حکومتی جماعت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اپوزیشن اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ حکومت 15 دن کی مہمان ہے، تو ایسی صورتحال میں عامر لیاقت صاحب کے خلاف کارروائی کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایسی کارروائی کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ حکومت خود اپنے ہی ایک رکن اسمبلی کو اپنے خلاف ووٹ دینے پر آمادہ کر لے، کیونکہ اگر ان کی پارٹی رکنیت معطل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اسمبلی رکنیت بھی معطل ہوگی، ان کی اسمبلی رکنیت برقرار رہے گی جب تک پارٹی سربراہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجتے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اس ریفرنس کو منظور کر کے کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجتے۔ عامر لیاقت صاحب ممبر رہیں گے، یہ رولز اینڈ پروسیجرز آف نیشنل اسمبلی اس کے اندر ایسے ہی یہ بات ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں ان صاحب کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن گیم اس وقت دلچسپ ہو گئی ہے، کیونکہ جو امیدوں کا مرکز ہے اس وقت اپوزیشن کی طرف سے وہ ہیں دو گروپس یا دو حکومتی حلقے، یعنی ایک ترین گروپ اور دوسرا ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب۔ اب اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ ترین گروپ کے ساتھ بظاہر معاملات طے ہو چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے بھی اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے بھی۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں، شہباز شریف صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر چند اراکین اسمبلی جو ترین گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، ان کے ساتھ ہیلو ہائی بھی کی، جبکہ وہ اراکین اسمبلی جو اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں ترین گروپ کے اندر اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، ان کو اس وقت ان پر نظر ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اور آصف علی زرداری صاحب اس حوالے سے ترین گروپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ترین گروپ کے اندر ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اگلے الیکشنز کے اندر اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت کو برقرار رکھیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل کرتے ہوئے کنگ میکر کا رول ادا کریں، کیونکہ ان کے لیے اس وقت یہ پوزیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ بن جائیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب اطلاعات کے مطابق ابھی تک اسی سوچ کے حامل ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جو اپنا تشخص ہے اس کو اگلے انتخابات تک برقرار رکھنا چاہیے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کو راضی کیا یا ان کے ساتھ رابطہ کیا شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے، دوسری جانب جو کاف لیگ ہے ان کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو انفلوئنس ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو جو کاف لیگ اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور ان کا جو آپسی تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایک آئیکونک تعلق ہے، لہٰذا اپوزیشن کی طرف سے یہی دو شخصیات اپنے درینہ تعلق کو استعمال کرنا چاہتی ہیں اپوزیشن کے حق میں حمایت کے لیے۔ اب چودھری برادران کے نزدیک کے سامنے جو سچویشن ہے وہ اب ان کے لیے فیصلہ کرنے والی سچویشن ہے کہ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے حکومتی کارکردگی کا بوجھ پوری طاقت کے ساتھ اٹھانا ہے، یا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے سینے پہ جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا اس کا تمغہ اپنے سینے پر سجانا ہے۔ یہ فیصلہ اب چودھری پرویز الہی صاحب نے کرنا ہے۔ ہاں البتہ ان کو اس وقت اگر وہ چینج کی حمایت کرتے ہیں تو ان کو اس کا پولیٹیکل بینیفٹ ضرور ملے گا، اور وہ پولیٹیکل بینیفٹ جو ہے وہ ان کے اپنے اضلاع میں ہونے والے ترقیاتی کام یا اپنے جو ان کے 4 5 10 جتنے بھی حلقے ہیں ان کو سٹرونگ کرنے میں، وہاں پہ فنڈز کا رخ موڑنے میں، اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے میں ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ یقینی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب نے کرنا ہے۔ آج کی رات اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی رات اہم سیاسی پیش رفت ہوگی، اور اس پیش رفت سے ہی اگلا پولیٹیکل سینیریو ہمارے سامنے کلیئرٹی سے آئے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔